वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब आपका टॉपिक है 6.3 और जो कि आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन के अंदर हमने देख लिया। अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं बॉडी के अंदर, अब हमें क्या करना है, इन्हें यूटिलाइज भी तो करना है भाई। ठीक है, तो वो जो यूटिलाइजेशन है वो हम देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेशन के अंदर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन के अंदर जो एयर है उसका अंदर आना, बॉडी के अंदर आना। ठीक है, उस एयर से आपको क्या यूटिलाइज करना है, ऑक्सीजन आपको लेनी है उस एयर से। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आना, फिर उस ऑक्सीजन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस ही हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसी के अंदर फिर हमारी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही मान ली जाती है। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है, एयर का इन, ठीक है, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, मतलब कि बाहर निकालना, एयर को अंदर लेना और बाहर करना, ये हमारा क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस। और ये भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा कितने टाइप का हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन हमारा ब्रॉडली दो टाइप का होता है। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक जो है हमारा रेस्पिरेशन, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा। एरोबिक इज समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ये तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और ये हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा एनारोबिक। अब एब्सेंस और प्रेजेंस की मैं क्या बात कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस करा था लास्ट वीडियो के अंदर कि ग्लूकोज जो हमारी होती है, ठीक है, ग्लूकोज जो हमारी होती है वो हमारी C6H12O6, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है और ये हमारी 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारी ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है कि साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही होगा ना, कि फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये सेल है, ठीक है, सेल का जो भी हमारा लिक्विड पार्ट है ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा क्या हो रहा है कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, ग्लूकोज आपको पता है ना, अभी हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा था, क्या थी, 6 कार्बन कंपाउंड थी हमारी। ठीक है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज है ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर किस में टूटता है, हमारा पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के अंदर हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पायरुवेट के अंदर हमारा ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। अब ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है वो हमारी हो कहाँ रही है। ठीक है, तो ये हमारा पायरुवेट बन गया और ये हमारा ग्लूकोज। अब ये जो पायरुवेट है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, बल्कि हमारी ग्लूकोज क्या थी, 6 कार्बन कंपाउंड। इट मीन्स कि हमारे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ये तो आपको सिंपल सी बात है एक ग्लूकोज से। अब ये जो पायरुवेट आपका बन गया, इसी के साथ साथ आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी भी आपके यहाँ पर रिलीज होती है। अब ये तो चीज़ हो गई। ठीक है, ये तो हर किसी के अंदर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस तो हर किसी के अंदर हो रहा है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। अब जो डिफरेंस आता है एरोबिक और एनारोबिक में, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से वो हमारा शुरू होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है। अब अगर आप देखेंगे तो पायरुवेट तो हमारा बन गया, पायरुवेट आपका बन करके तैयार है ग्लाइकोलिसिस होने की वजह से। अब ये जो पायरुवेट है इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, 3 मतलब कि जो 2 हैं वो सिमिलर ही हैं। पहले मैं आपको 2 बताता हूँ, क्योंकि एरोबिक और एनारोबिक बताया ना भी मैंने आपको, तो मैं 2 कंडीशन बताता हूँ। तो ये 2 कंडीशन है, एक एरोबिक है और एक एनारोबिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो गई हमारी एरोबिक और ये हो गई हमारी एनारोबिक।
तो एरोबिक कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा, एरोबिक कंडीशन मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये होती कहाँ पर है, ये प्रोसेस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भाई ग्लूकोज से पायरुवेट तक तो कहाँ हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहाँ से ये वाली जो आगे प्रोसेस चलेगी ये कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जिन बच्चों को नहीं पता तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा किचन हाउस होता है, किचन होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है। किचन ऑफ सेल बोल देते हैं, पावर हाउस बोल देते हैं, सेम थिंग है, ठीक है। कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। या यही हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें वहीं पर हो रही हैं, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, यहाँ पर जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब कि H2O प्लस हमारा यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एरोबिक का केस हो गया। अब अगर मैं बात करूँ एनएरोबिक, अब एनएरोबिक हमारे अंदर तो चलता नहीं है भाई, हमारे अंदर तो एरोबिक चलता है क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। एनएरोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर ही हमारा होता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको इथेनॉल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इथेनॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाटर बन रहा था, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इथेनॉल देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा CO2, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी एनर्जी, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इथेनॉल हमारा 2 कार्बन कंपाउंड होता है ना, मिथ इथ, पहले मिथ होता है, मिथ मतलब कि सिंगल, ठीक है, एक, और फिर इथ, इथ मतलब कि 2, ठीक है। तो ऑल है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ये तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो शायद आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। तो कोई बात नहीं, इतना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या बन गया, CO2 वाटर और एनर्जी, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एक चीज़ कॉमन है दोनों ही रेस्पिरेशन में, जो कि जिसकी वजह से हम ऑब्वियसली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। सॉरी, आपको एनर्जी विजिबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये, एक मिनट, मैं एनर्जी यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस एनर्जी, ठीक है। तो दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एनर्जी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब एनर्जी मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है दोनों रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। डिफरेंस हमारा कहाँ आता है, डिफरेंस हमारा ये आता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो हमें एनर्जी मिल रही है वो मच ग्रेटर है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला डिफरेंस तो हमारा यही आता है, ठीक है। तो अब वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू आप कह सकते हैं होता है ये चीज़ें। अब बात आती है कि ये एनारोबिक हो गया, एरोबिक हो गया, ठीक है। अब ये ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन भी करता है, ठीक है, उसके अंदर भी आपका एनारोबिक ही यही है, फर्मेंटेशन में भी, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेशन मैंने समझा दिया। अब एक स्पेशल केस आता है जो कि आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, वो ज़रा देखिएगा। नॉर्मली तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर क्या चलता है, नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब वो कंडीशन क्या है भाई, मैंने आपको बताया पायरुवेट था। पायरुवेट से नॉर्मली हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारा बन जाता है। बट अगर हमारी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत बहुत कम है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि मसल्स के अंदर ये बेसिकली देखने को मिलता है कि आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनने की जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है प्लस एनर्जी बन जाती है, ठीक है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्लस आपका एनर्जी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये चीज़ हुई क्यों, ठीक है भाई, जब नॉर्मल हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था तो फिर ये चीज़ होने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप कोरिलेट कर पाएंगे। विगरस एक्सरसाइज का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी बॉडी पेन कर रही है, ठीक है, पर फिर भी आप रनिंग करते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होने लगेगी, ऑक्सीजन कम होने लगेगा, ठीक है। अब आपको तो पता है कि भाई रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, उसे तो ऑक्सीजन की नीड है, बट उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और एनर्जी की नीड बनी हुई है। एनर्जी तो बॉडी को चाहिए चाहिए भाई, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो उस केस में बॉडी क्या करती है, बॉडी पायरुवेट को ब्रेक कर देती है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली, और फिर वो हमारा एनर्जी वहाँ से हमारी रिलीज हो जाती है। बट
इससे एक बुरी बात क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपकी मसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होंगे, और मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होकर के ये आपकी क्रैम्प्स कॉज कर देते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स ये आपके कॉज कर देते हैं, मोच जो आ जाती है ना, ठीक है, तो वो इन्हीं की वजह से हमारा आता है। क्रैम्प्स और ये सारी जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लैक्टिक एसिड जो है वो जब प्रोड्यूस होने लगता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एनर्जी आ गई हमें, तो भाई अब एनर्जी से मतलब है और बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। सबका एक्सक्रीशन हो जाएगा या किसी साइकिल के थ्रू किसी और चीज़ में चेंज हो जाएंगे, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब हमें तो मतलब किस चीज़ से है, हमें तो मतलब इस एनर्जी से है। अब इस एनर्जी का क्या होगा वो देखिए। अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है, आपको मतलब पता ही होगा ये चीज़ नॉर्मली, कि एनर्जी को आप एज इट इज़ स्टोर नहीं कर सकते। मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी को आप किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ डैम्स की, तो डैम्स में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, कहीं पर एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, अगर मैं बात करूँ बैटरीज़ की, तो बैटरीज़ के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो अब अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना है, भाई ऐसा तो नहीं अभी खाना खाया और थोड़ी देर में एनर्जी यूज़ करी और बस ख़त्म, फिर खाना जब खाओगे फिर जितनी देर खाना खा के थोड़ी देर तक ही चल पाओगे, बैटरी डाउन तो फिर ख़त्म, ऐसा नहीं होता। बायोलॉजिकल केसेस में आपको क्या है कि एनर्जी को आपको स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर इतने लाइट आ रही है, इतने आपका जो फ़ैन है वो या एसी है, कूलर है, वो चलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए लाइट चली गई तो वो बंद रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इन्वर्टर बैटरीज होती हैं। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, हम केमिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और जब एनर्जी हमारे पास नहीं होती तब हमें उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं। सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है। अब बॉडी क्या करती है, देखिए, बॉडी जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी जो बॉडी है इसे स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके अभी काम की नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस में जब हमारे ये फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाता है कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इतना आपको यहाँ पर चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि ये जो एटीपी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एनर्जी करेंसी भी इसे हम बोलते हैं, मतलब कि जब ये टूटेगा ना तो ये एनर्जी देगा। एनर्जी करेंसी क्यों बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए पैसा है आपके पास, ठीक है, आपके पास मनी है, तो आप किसी को देंगे और आप कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्रूट्स खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, करेंसी। ठीक है, आप उसके इन एक्सचेंज ऑफ मनी आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली आप एटीपी दे करके क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। अब एटीपी जो है वो हमारी तीन हमारे यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। एनर्जी कैसे स्टोर करती है वो चीज़ अब हमें देखना है। ठीक है, एटीपी क्या होता है, कैसे हमारी एनर्जी स्टोर करती है। एटीपी का मैंने फुल फॉर्म बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब कि 3। ठीक है, और एडीपी का मतलब क्या होता है, डाइफॉस्फेट, डाई मतलब कि 2। ठीक है, इतना तो आपको शायद पता ही होगा कि एडीपी का मतलब होता है 2। ठीक है, और एटीपी का मतलब होता है 3। एटीपी 3, तो 2 से 3 कैसे बनेंगे भाई, एक और मिला दो। ठीक है, और यहाँ पर 2 है क्या, फॉस्फेट, यहाँ पर 3 है क्या, फॉस्फेट, तो मतलब कि एक फॉस्फेट और चाहिए, एक फॉस्फेट और मिला दिया मैंने, ये क्या बन गई हमारी एटीपी। अब ये जो फॉस्फेट है, ये जो हमने ऐड करा, ये मिल करके हमारा एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है, इससे हमारा बॉन्ड बन जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कि जहाँ पर कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, हीट की ज़रूरत है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा ये जो एक फॉस्फेट है, ये इस मतलब भाई देखिए, जैसे कि ये है, ठीक है, 3 हमारे से फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब तो उसमें से एक फॉस्फेट हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और ये हमारे 2 ही रह जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एटीपी रह जाता है। तो जब ये एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पर हमारी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं फॉर आवर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारी प्रोसेस के लिए यूज़ हो गई। अब एनर्जी कितनी रिलीज होती है भाई, तो एनर्जी हमारी यहाँ पर एक एस्टिमेट के अराउंड 30.5 किलो जूल के अराउंड हमारी रिलीज होती है पर मोल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एटीपी को हम कैसे
यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी है वो किन किन प्रोसेस के अंदर एग्जैक्टली यूज़ हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के। फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगर मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मैं अगर आप लिख भी रहा हूँ, ठीक है, तो अब भी मेरी जो हैंड की मसल्स हैं, फोर आर्म है, इसकी मसल्स हमारी क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एटीपी यूज़ हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारी एटीपी एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी कंडक्शन, नर्व इम्पल्स, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ सोच कर ही तो बोल रहा हूँ, मेरे ब्रेन के अंदर कोई चीज़ पहले से रखी हुई है, तो मैं उसे ही रिवाइव करके आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि इम्पल्स हमारी कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो उसमें भी हमारा एटीपी का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। और भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमारा एटीपी का यूज़ हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारा एटीपी यूज़ होती है। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट एनिमल्स या फिर प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारा एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर जाती है। तो क्या होता है प्लांट्स के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन जो स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होने की वजह से जो एयर है वो इन कांटेक्ट होती है, ठीक है, इन कांटेक्ट होती है हर सेल के कांटेक्ट में होती है। तो ये तो थी हमारी प्लांट्स की बात। तो वहाँ पर हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही काम चल जाता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है देखने के लिए मिलेगा। बट एनिमल्स की बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर तो आपने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो वहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा था और ऑक्सीजन का हमारा क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ देखी थी ना आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर। बट रेस्पिरेशन के अंदर ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भैया क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स हमारे जो ऑक्सीजन है उसे लें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें? तो यस, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। अब बोलते हैं कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो हमारा पीपल का पेड़ है, पीपल है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारा रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो जिसकी वजह से आपके चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको सफोकेशन हो सकती है, दम घुट सकता है आपका, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी कि किस लिए नहीं सोना चाहिए। साइंटिफिक टर्म ये है क्योंकि रात को क्या होता है, आपको भी ये चीज़ मैंने पहले बताई है कि रात को फोटोसिंथेसिस हमारी क्या रहती है, बंद, बिल्कुल बंद रहती है। क्योंकि क्यों बंद रहती है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस तो क्या हो गई, बंद। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अब नहीं ले रहा, तो ये वाले पाथवे नहीं चल रहा, ठीक है। तो कौन सा पाथवे चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए अब प्लांट को, क्योंकि भाई रेस्पायर तो करना ही है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब कई बार ऑक्सीजन उसके अंदर थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसे एक्वायर करता है, नहीं तो फिर वो एनवायरमेंट से लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो हमारा रेस्पिरेशन हो गया प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे डिफरेंट एनिमल्स आते हैं। अब एनिमल्स के अंदर हमारे एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब है जो कि हमारे पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो कि हमारे लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। उनका कुछ बात वैसे नहीं है। तो हम मेनली बात करेंगे दो की, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो रेस्पायरेटरी रेट है उनका वो हमसे टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये एक्वायर करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द वाटर, ठीक है। वाटर से ये हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या है, यही तो है ना वाटर भाई। तो ये वाटर से हमारी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वहीं पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये हमारा एयर से, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है, वहाँ से हमारा ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। अब बात यहाँ पर ये चीज़ आती है कि
यहाँ पर तो ये वाटर से ले रहे हैं, यहाँ पे एयर से ले रहे हैं, तो इनका रेस्पिरेटरी रेट टेरेस्ट्रियल से क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हमारी वैरी कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ हॉट वाटर के अंदर, तो ये मेनली देखा गया है कि हॉट वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, ठीक है। इसीलिए सर्दियों के टाइम पर जब एक्वेरियम में आप हीटर को लगाते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जब वार्म अप होता है वाटर तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। तो ये एक बात थी। और रेस्पिरेटरी रेट मैंने आपको बता दिया कि एक्वेटिक एनिमल्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। फिशेज़ एक आपकी एक्टिविटी भी दे रखी है। फिशेज़ में आपने देखा होगा अगर किसी के घर पर एक्वेरियम है तो वो क्या देखेंगे कि फिशेज़ हमारी बार बार माउथ ओपन करती रहती हैं, ठीक है। तो वो माउथ बार बार ओपन करती रहती हैं सो दैट दे कैन टेक दी वाटर, ठीक है। और वो वाटर लेंगी तो फिर उससे क्या होगा कि वो उस वाटर से हमारा ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेती हैं। और आपको ये मैंने बता ही दिया कि उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स में क्या डिफरेंस आता है वो हमने देख लिया। अब बात आती है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, उसे तो हम हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने यूज़ कर लिया, ठीक है। बट जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल में भी, वो भी हमारे डिफरेंट तरीके से एक्वायर करते हैं, ठीक है। वो तो अभी खैर आपको नहीं इतना ज़्यादा डिटेल में जाना होगा, क्योंकि बर्ड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, तो देखिए बर्ड्स टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे ज़मीन पर नहीं रहती नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ, अगर ऑस्ट्रिच और इन सब की बात कर रहे हैं तो वो बात अलग है, तो उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो चीज़ आप बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मुझे बात करना है मेनली ह्यूमंस के बारे में। तो देखिए ह्यूमंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर आपको क्या पहले पढ़ना होगा कि जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो पढ़ना आपको यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। कि जिसकी थ्रू आपकी जो एयर है वो अंदर बॉडी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा दो टाइप से हो सकता है। अब आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं साइड बाय साइड, ये डायग्राम आपको शो कर रखा है आपकी बुक के अंदर भी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा दो पार्ट के अंदर बेसिकली डिवाइड करा गया है, कंडक्टिंग पैसेज या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो रेस्पिरेटरी पैसेज आपका क्या हो सकता है, इट मे बी URT, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। और ये क्या हो सकता है, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। याद रखिएगा अपर रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर आपकी तीन चीज़ें आती हैं। पहला नेजल कैविटी, ठीक है। दूसरा आपकी चीज़ आती है फेरिंग्स, ठीक है। और तीसरी आपकी चीज़ आती है लैरिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी मिलकर के क्या बनाती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर पैसेज URT, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी आपकी तीन चीज़ें आती हैं, ट्रैकिया, ठीक है। दूसरा आता है आपका, ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंका है, ठीक है। तीसरा आता है आपका लंग्स, उसके अंदर एल्विलाई वेल्वुलाई आप सब देख सकते हैं। ये अब आपका डायग्राम के अंदर मैं शो करता हूँ। ये यहाँ पर आपका डायग्राम है, यहाँ पर आपका ये नॉस्ट्रल्स होंगे, उसके बाद आपका नेज़ल पैसेज है, ठीक है। नेज़ल पैसेज के बाद आपका ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैकिया, ठीक है। नेज़ल पैसेज के बाद आपको यहाँ पर ऑब्वियसली फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, उसके बाद ये यहाँ पर आपका ट्रैकिया है, और फिर ये ब्रोंकाई हैं, प्राइमरी ब्रोंका है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरली दो में हमारा डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं और फिर एल्विलाई हैं। यहाँ पर जो ट्रैकिया है, जो देखने वाली चीज़ है, ट्रैकिया के ऊपर हमारा कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस टाइप्स में, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, क्या इनका फंक्शन होता है इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का, ये आपको आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी प्लास्टिक का पाइप देखा होगा जिसके अंदर जिससे हम पानी करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो उस प्लास्टिक के पाइप के अंदर जब पानी नहीं होता तो वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो अगर एयर आपके ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारी ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये हमारी इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि सामने से ये हमारी प्रेजेंट होती हैं, पीछे नहीं होती। बट इन केस ऑफ बर्ड्स ये हमारी कंप्लीट रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारी डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है, डायफ्राम है और बाकी मसल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, डायलेट करके और कॉन्ट्रैक्ट करके वो हेल्प करती हैं। ये URT और
LRT, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब हम डिसीज़, जैसे अब हम डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, आपके यहाँ तक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि URT अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि डिफरेंट डिसीजेज, डिफरेंट पैथोजेंस अलग अलग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे कॉज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि जो आपकी एयर है वो आपकी नॉस्ट्रल से कहाँ आ गई, आपकी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़, एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको नॉस्ट्रल्स के बारे में बता दूँ कि जो आपके नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल लेयर्स हम जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर आपको हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और कुछ लोगों के अंदर तो बहुत ही अनटाइडी लगते हैं कि बहुत ज़्यादा वो उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स हेयर की। तो उन केसेस, वो उन हेयर्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, क्यों नोज़ के अंदर हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप एयर को अंदर ले रहे हैं थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, तो तब क्या होता है कि एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे पैथोजेंस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए वो सारे हेयर्स आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के साथ साथ आपकी जो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, नेज़ल कैविटी है, इसके अंदर आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस। तो स्टिकी सब्सटेंस का वहाँ पर फंक्शन क्या है कि ये आपके जो भी अगर पैथोजन वहाँ पर प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कर लेगा, इंट्रैप कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एयर है वो हमारी आगे जाके जब नेज़ल कैविटी से वो गुजरती है ना, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट कर दिया जाता है एयर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बाहर टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है, माइनस में चल रहा है अगर मान लीजिए टेम्परेचर, और अगर आप इनहेल कर रहे हैं एयर को, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल तो करना ही चाहिए, तो वो टेम्परेचर 37 डिग्री जो है सेल्सियस, तो वो आपकी यहाँ पर नेज़ल कैविटी के थ्रू जब जाएगी एयर, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई। तो अब हमने देख लिया कि नोज़ के थ्रू आपका जो एयर है वो कहाँ आ गई, एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई के अंदर देखिए क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होती है पहले तो वो देखते हैं, फिर एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। एल्वियोलाई क्या है कि ये समझ लिए एंड पॉइंट है, लंग्स का एंड पॉइंट क्या है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एल्वियोलाई हमारी प्रेजेंट होती हैं, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि ये हमारी यहाँ पर है ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है, देखिए कि आपकी बाहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, बाहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। अब ये जो ब्लड है ये कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या है मेरा कहने का, कि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ब्लड है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मच हाइयर, ठीक है, देन द ऑक्सीजन। तो और मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो डिजॉल्व फॉर्म में चलती है, मतलब कि वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पर हमारी CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रूम है, बड़ा सा रूम है, उसके अंदर अगर मैं परफ्यूम को जाकर किसी एक कॉर्नर में जाकर उसे स्प्रे कर दूँ, तो आप क्या देखेंगे कि थोड़े टाइम में पूरे रूम के अंदर वो जो परफ्यूम है वो स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है, उसकी स्मेल। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए मैंने एक कॉर्नर में अगर उसे स्प्रे करा तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा, और बाकी जगह क्या थी, कम, तो वो सब जगह फैल जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफ्यूजन अगर ये होता है तो यहाँ पर भी आपका डिफ्यूज़न ही होगा। यहाँ पर डिफ्यूज़न कैसे होगा कि जो आपकी CO2 जो कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है वो तो कहाँ हो जाएगी डिफ्यूज़, आपकी एल्वियोलाई के अंदर, और जो कि आपकी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है वो आपकी कहाँ हो जाएगी, ब्लड के अंदर। इसके अंदर ये ब्लड है, ठीक है, तो वो आपकी ब्लड के अंदर हो जाएगी, ठीक है। और ये फिर ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी, जो कि अभी मैं पल्मोनरी आर्टरी आपको बताऊंगा जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपका डिस्कस करूंगा, तब मैं बताऊंगा। तो पल्मोनरी आर्टरी थी जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सीजनेशन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है, और ये यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होकर चला जाएगा। अब बात आती है कि ज़रूरत क्या है भाई ब्लड के अंदर लेके जाने की ऑक्सीजन, जैसे प्लांट्स कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू लो और भेज दो। तो ऐसा एस्टिमेट करा गया था कि अगर
हीमोग्लोबिन ना होता, ठीक है, ब्लड के अंदर वही क्या है, हीमोग्लोबिन ही तो है जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अभी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो आपके लंग्स से आपके टो तक, आपके लंग्स से आपके टो तक, मतलब कि पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल, ठीक है, 3 साल लग जाते। सोच रहे हैं आप, लंग्स से सिर्फ आपके पैर के अंगूठे तक। तो इसी वजह को, इसी चीज़ को क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ह्यूमंस या एनिमल्स किसी की भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये ऑक्सीजन आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, सेल्स तक, हर एक टिश्यू के बाद मतलब हर एक सेल तक पहुंच जाएगी, तो वहाँ पर फिर ये, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीजन जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिक्वायर्ड थी ना, फिर वहाँ पर CO2 वाटर और क्या बन रहे थे, CO2 वाटर और एनर्जी वहाँ पर आपके फॉर्म हो रहे थे, तो वो वाला फिर वहाँ पर मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा रेस्पिरेशन था जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोसेस देखी और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था।